हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर लास्ट क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको जॉन प्लेट का प्रिंसिपल बता रहा था, सिद्धांत बता रहा था। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने आपको एक धनात्मक जॉन प्लेट ली थी। चाहो तो आप ऋणात्मक जॉन प्लेट ले सकते हो। आप चाहोगे सर धनात्मक जॉन प्लेट और ऋणात्मक जॉन प्लेट से क्या मतलब है? अपन जानते हैं धनात्मक जॉन प्लेट में क्या होता है बच्चों, जो विषम प्रभाग हैं, विषम वलयाकार प्रभाग हैं 1, 3, 5, 7, इनको काला करके जब रिड्यूस साइज में फोटोग्राफ लेते हैं तो ये विषम वलयाकार प्रभाग कैसे होते हैं बच्चों? पारदर्शी। और जो 2, 4, 6 सम वलयाकार प्रभाग ये कैसे होते हैं? अपारदर्शी। तो मैंने विषम वाले को 1, 3, 5, 7 इनको क्या बनाया बच्चों? पारदर्शी। और इनको बनाने के लिए मैंने ये वाला बिंदु लिया M1। M1 कौन सा है? जो पहला वलयाकार प्रभाग है इसका सीमा का बाह्य बिंदु। M2 लिया मैंने दूसरे वलयाकार प्रभाग की सीमा का बाह्य बिंदु। ये पहली का, ये दूसरी का, ये इसी प्रकार तीसरी का, चौथी का, पांचवी का ये ले लिया मैंने। ये है Mn-1 N-1b जो वलयाकार प्रभाग है उसकी सीमा का बाह्य बिंदु, और ये Nv वलयाकार प्रभाग की सीमा का बाह्य बिंदु। ये मैंने इस प्रकार से ले लिया। क्लियर है बच्चों? यहाँ बच्चों अपन ने क्या किया, यहाँ मैंने ये जो जॉन पट्टिका है ये तल के लंबवत बिंदु O पर रखी मैंने। इसके एक ओर मैंने A दूरी पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S लिया, और दूसरी ओर स्मॉल b दूरी पर मैंने क्या लिया, एक पर्दा लिया, जहां पर प्रेक्षण बिंदु P पर मैं इसकी क्या देख रहा हूं, इफेक्ट को देख रहा हूं, इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए इसके प्रभाव को देख रहा हूं। ठीक है, यहां पर ने देखा बच्चों कि जैसे ये वाला दूसरा है, दूसरा, चौथा, छठवा, ये कैसे होंगे बच्चों? ये अपारदर्शी होंगे। और 1, 3, 5, 7 ये कैसे होंगे? पारदर्शी। तो इनसे प्रकाश नहीं जा पाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, ये SMN निकाला और MNP निकाला। क्यों निकाला उसका कारण आपको समझ में आएगा, भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले SMN ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? SMN के लिए मैंने त्रिभुज SMNO में पाइथागोरस प्रमेय लगाई। SMNO में पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से मैंने SMN ज्ञात किया। ऐसे ही बच्चों मैंने MNP ज्ञात करने के लिए त्रिभुज MNOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और उसमें मैंने MNP ज्ञात किया। और यहाँ से मैंने MNP बराबर आया V प्लस RN स्क्वायर अपॉन 2B, और बच्चों SMN बराबर आया A प्लस RN स्क्वायर अपॉन 2A। क्लियर है? अब यहाँ से अपने यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था यहाँ तक। अब अपन बात करें तो इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, अपना यहाँ पे एम क्या है, अपन करना क्या चाह रहे हैं, क्यों ये धनात्मक जॉन पट्टिका लिए, इस धनात्मक जो पॉजिटिव जॉन प्लेट लिए, इसमें इसका प्रिंसिपल कैसे समझाना चाह रहे हैं मैं बता दूं। इसमें अपन करना चाह रहे हैं बच्चों कि ये धनात्मक जॉन पट्टिका लिए है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले NV किरण का पथ निकाल लिया, फिर N-1V किरण का पथ निकाल लूँ, या NV जो प्रभाग है उससे गुजरने वाली तरंग का पथ ले लिया, N-1 वाली से ले लिया। और हम जानते हैं कि N-1 और NV कैसी होंगी? कंटिन्यू होंगी। तो इन क्रमागत वलयाकार प्रभागों के मध्य पथांतर कितना होता है ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। कितना होता है? λ/2। यहाँ अपन ने इनके लिए पथांतर निकाल लेंगे और अपन जानते हैं उनसे अपन क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे कि इतना निकला और ये होता है। तो वहां से ये संबंध आ जाएगा कि ये जो जॉन प्लेट है ये किस प्रकार से वर्क करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने SMN ज्ञात कर लिया बच्चों, MNP ज्ञात कर लिया। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ज्ञात कर लो SMN-1 और MN-1P। आप कैसे करोगे? इसके लिए आप जो R की जगह क्या लोगे, RN-1। R की जगह क्या आ जाएगा अपना, RN-1। इसमें जो अपना आया है RN लिया है अपन ने SMN के लिए, वो त्रिज्या RN लिए। MN-1 के लिए क्या आ जाएगी, RN-1 आ जाएगी। तो इससे अपन इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, SMN-1 क्या आएगी बच्चों, A प्लस RN-1 का स्क्वायर अपॉन 2A। ऐसे ही SMN इसी प्रकार आप निकालोगे तो SMN-1 क्या आएगी बच्चों, A प्लस N-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2A। MN-1 P क्या आएगी बच्चों, B प्लस
आर एन माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2v। यही आएगी बच्चों, और तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, यही आएगी। कंफर्म देख लेना आप ये, क्योंकि यहाँ पर दूरी अपनी ये वाली यही है, बस ये चेंज हो गई, ये आर एन माइनस वन हो गई, तो आर एन की जगह आर एन माइनस वन कर देंगे। क्लियर। अब बच्चों अपन ने देखा ये एम एन एम एन माइनस वन, इनके मध्य पथांतर कितना होगा। अपन इस एम एन वाली से यानी इनके मध्य एन वे और एन माइनस वन वे के मध्य पथांतर के ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, एस एम एन पी कितना पथांतर होगा, पथांतर होगा एस एम एन पी माइनस एस एम एन माइनस वन पी। यही होगा बच्चों। एस एम एन पी किसके बराबर होगा, एस एम एन प्लस एम एन पी के बराबर, और बच्चों माइनस एस एम एन माइनस वन पी कितना होगा, एस एम एन माइनस वन, एस एम एन माइनस वन प्लस एम एन माइनस वन पी के बराबर होगा या नहीं। ये अपने पास सब कुछ वैल्यू है, इनसे ये मान रखे यानी ये और ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, फिर इसमें से एस एम एन पी में से एस एम एन माइनस वन पी घटा देंगे, और जो आएगा उसे किसके बराबर कर देंगे, लैम्बडा बाई 2 के बराबर कर देंगे। और उससे क्या आ जाएगा बच्चों, उससे आ जाएगा अपना इसका सिद्धांत आएगा। वही तरीका मैंने एक ये बता दिया है, एक और तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका आएगा वही, दोनों से सेम आप करके देख लेना। अब करना क्या है आपको, एस एम एन पी है आपके पास, एस एम एन पी ये रहा, एम एन पी प्लस एस एम एन पी बन गया, और एस एम एन माइनस वन पी ये है, दोनों को घटा के इनके मध्य कितना पथांतर होगा, लैम्बडा बाई 2, क्रमागत के मध्य लैम्बडा बाई 2 होता है, लैम्बडा बाई 2 के बराबर कर देना। या दूसरा तरीका, और आप देखिए क्या होता है अपन ने एस एम एन और एम एन पी निकाल लिया। अब मैं क्या निकालूं बच्चों, एस ओ पी कितने बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। अतः जो ये एस ओ पी और एस एम एन यानी एन वी और ये जो जीरो वाली है प्रारंभिक और एन वी के मध्य, या ये पहला आपका है, ये इसका बाह्य बिंदु है, तो पहले और लास्ट वे के मध्य अपन पथांतर निकालें तो पथांतर कितना होगा, पथांतर होगा बच्चों देखना, अब ये मिटा देता हूं मैं आप समझाने के लिए। देखिए प्रथम और आखिरी के मध्य अपन पथांतर की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा, पथांतर इक्वल टू एस एम एन पी माइनस एस ओ पी। यही होगा या नहीं होगा बच्चों, एस एम एन पी आपके पास है, पथांतर यही होगा, एस एम एन पी माइनस एस ओ पी के बराबर होगा। चूंकि दो क्रमागत कथान ये अपन पहले निकालें, एस एम एन पी माइनस एस ओ पी यानी एम एन वे बिंदु से गुजरने वाली तरंग तथा केंद्र बिंदु ओ से गुजरने वाली तरंग के मध्य पथांतर। कौन कौन सी तरंगों के मध्य, एम एन वे बिंदु से गुजरने वाली तरंग तथा ओ बिंदु केंद्र बिंदु जो अपन ने जहां पर रखी है इसको, ओ बिंदु से गुजरने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होगा, एस एम एन पी माइनस एस ओ पी। बच्चों एस एम एन पी क्या होगा, एस एम एन पी होगा एस एम एन प्लस एम एन पी। इज इट क्लियर। माइनस एस ओ पी क्या होगा, ये होगा एस ओ प्लस ओ पी। एस एम एन का मान क्या है बच्चों, ये है ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a, 1/2 इंटू आर एन स्क्वायर अपॉन ए लिख दो, या आर एन स्क्वायर अपॉन 2a। एम एन पी क्या है बच्चों, एम एन पी है बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v माइनस एस ओ कितना है ए और ओ पी कितना है बी। इसको अपन करके सॉल्व करें आगे तो देखना, ए प्लस बी लिख दिया मैंने, ए प्लस बी, आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर है, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये तो हो गए क्रैश एंड आउट। ठीक है। अच्छा अगर आप क्या करते बच्चों, अगर आप करते ये जो मैंने आपको एस एम एन माइनस वन पी वाला निकलवाया था, उसमें ये क्या आता, उसमें ए प्लस आर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन 2a, बी प्लस आर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन 2a, ये घटता, वहाँ भी ए बी तो कट जाता, आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2v माइनस आर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आर एन माइनस वन का स्क्वायर अपॉन 2v, ये रहता है। ठीक है, और इसको किसके बराबर करते, लैम्बडा बाई 2 के बराबर करते। यहाँ बच्चों अपन ने ये मध्य पथांतर निकाला तो कितना आया, बराबर पथांतर आया, आर एन स्क्वायर अपन ने आर एन स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, पहले में 1/a प्लस 1/b। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी
चाहिए। अब बच्चों देखना, वहां मैंने कहा था SMN P और SMN -1 P क्रमागत हैं, तो इनके मध्य पथांतर क्या होगा, λ/2 होगा। चूंकि हम जानते हैं दो क्रमागत तरंगों के मध्य पथांतर कितना होता है बच्चों, अर्धावर्ती कटबंधों में पथांतर λ/2 होता है। और जॉन पट्टिका अर्धावर्ती कटबंध की फ्रेनेल विधि की जांच करने के लिए बनाई गई है। तो दो क्रमागत कटिबंधों के मध्य पथांतर होता है λ/2। और यहाँ कटिबंध कौन से हैं, एक पहला है और एक एनवे का आखिरी बिंदु, एक पहले का पहला बिंदु, एक एनवे का आखिरी बिंदु। पहले और दूसरे के मध्य λ/2, दूसरे और दूसरे के मध्य λ/2। तो पहले और यानी पहले और दूसरे के मध्य λ/2, पहले दूसरे के मध्य λ/2, दूसरे और तीसरे के मध्य λ/2, यानी पहले और तीसरे के मध्य 2λ/2। ऐसे ही दूसरे और तीसरे के मध्य फिर λ/2, यानी पहले और तीसरे के मध्य 3λ/2। ऐसे ही अब समझना, पहले और एनवे के मध्य पथांतर कितना होगा, nλ/2 होगा या नहीं। और पहले और एनवे के मध्य अपन ने निकाल लिया है कितना पथांतर, SMN - SOP कितना है, इतना। तो ये होना कितना चाहिए बच्चों, चूंकि दो क्रमागत कटिबंधों के मध्य पथांतर कितना होता है, λ/2 होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था बच्चों, क्या कह रहा था कि MN -1 जो बिंदु है वहां से आप पथांतर SMN -1 P निकाल लेना, फिर SMN P - SMN -1 P ज्ञात करना, उसे किसके बराबर कर देना, λ/2 के बराबर, क्योंकि वो क्रमागत के मध्य पथांतर λ/2 होता है। यहाँ पर ने क्रमागत नहीं लिए, पहला और एनवा लिया है, तो उनके मध्य कितना होगा, पहले और एनवे के मध्य कितना होगा बच्चों, पथांतर nλ/2 होगा या नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप n-1 और nवे के मध्य λ/2 कर लेना, क्योंकि वो तो आप जानते हो। क्लियर है। इसको अपन करें तो ये पहले और nवे के लिए निकालें, तो अपन ने निकाला एक अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः SMNP - SOP इक्वल टू क्या होगा, nλ/2। इज इट क्लियर। SMNP - SOP का मान अपन ने निकाला है बच्चों, क्या आया है, ये आया Rn² / 2 × 1/a + 1/v इक्वल टू nλ/2। 2 से 2 क्रॉस एंड आउट हो गया बच्चों। यहाँ से 1/a + 1/v इक्वल टू क्या आ गया, nλ/Rn²। क्या आ गया बच्चों, nλ/Rn²। 1/a + 1/v इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/Rn² nλ को मैं इसके नीचे यहाँ लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, लिख सकते हैं ना। a/b/c को क्या लिख सकते हैं, ac/b लिख सकते हैं। तो उसी से मैंने ये वाला नीचे इसके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों लिखा सर, जरूरत क्या पड़ रही, पहले अच्छा वाला लिखा हुआ था, अब क्यों कर दिया है। अरे इसलिए कर दिया, मुझे पता है, क्योंकि मैं सिद्धांत खोजना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और सिद्धांत अब पता लगेगा आपको। यहाँ तक अपन ने निकाल लिया, तो इससे 1/a + 1/v इक्वल टू क्या है, nλ/Rn²। अब देखना 1/ मैंने ये nλ को इसके नीचे ले आया, तो क्या आ गया, 1/a + 1/v इक्वल टू 1/Rn²/nλ। क्या आ गई, ये टर्म आ गई 1/a + 1/v इक्वल टू 1/f। या अपन ऐसे भी पढ़ाया अपन ने, 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। उत्तल लेंस का समीकरण, किसका, उत्तल लेंस का समीकरण। अतः ये समीकरण उत्तल लेंस के समीकरण से क्या करता है, उत्तल लेंस के समीकरण से समानता रखता है या नहीं। अतः अपन कह सकते हैं कि जॉन प्लेट किसके समान कार्य करता है, एक उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। क्या कह सकते हैं, समीकरण से क्या सिद्ध होता है बच्चों, कि उत्तल लेंस के समान जॉन पट्टिका की क्या होती है, कार्यशैली होती है। क्योंकि ये समीकरण किसके इक्वल आया है, ये समीकरण आया है आपके उत्तल लेंस के समीकरण के समान आया है। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये एनवे के लिए निकाल दिया, अगर आप चाहो तो क्रमागत के लिए निकाल रहे, तो वहां भी ये इसी फॉर्म में आएगा। वहां भी समीकरण किस फॉर्म में आएगा बच्चों, nλ की जगह वहां क्या होता बच्चों, λ/2 होता पथांतर। यहाँ nλ/2 है, वहां λ/2 होता,
तो एन नहीं आता, केवल वो आर एन स्क्वायर अपॉन लेमड़ा आ जाता। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल हो गए, बनता तो वही 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ वाली फॉर्म ही बनती। यानी इस कारण से जॉन प्लेट की तुलना अपन किससे कर सकते हैं? एक उत्तल लेंस से कर सकते हैं, क्योंकि जॉन प्लेट के पथांतर का समीकरण उत्तल लेंस के समीकरण के बराबर होता है। और इस तुलना से एफ इक्वल टू क्या आता है बच्चों? इस तुलना से पहली बात, जॉन प्लेट की तुलना किससे कर सकते हो? उत्तल लेंस से कर सकते हो, क्योंकि जॉन प्लेट के पथांतर का समीकरण उत्तल लेंस के समीकरण के इक्वल आया। और इस तुलना से क्या निष्कर्ष निकला? एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमड़ा या आर एन स्क्वायर अपॉन लेमड़ा के होता है। यानी ये फोकस दूरी किसके बराबर होती है? आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमड़ा के या आर एन स्क्वायर अपॉन लेमड़ा के। अब बच्चों अपन जानते हैं कि यदि पहले, दूसरे, तीसरे डैश डैश एनवे कटिबंधों से गुजरने वाले तरंगों के बिंदु पी पर आयाम क्रम से अपन मान लें R1, R2, R3, R4, R5 हों, तो उस स्थिति में इस धनात्मक जॉन पट्टिका के लिए बिंदु पी पर परिणामी आयाम क्या होगा? बिंदु पी पर परिणामी आयाम आपको पता होगा क्या होगा? धनात्मक जॉन पट्टिका लिए तो परिणामी आयाम क्या होगा? 1, 3, 5, 7 से तो गुजरेगा, 2, 4, 6 से रुक जाएगा। तो R बराबर क्या लिख सकता हूँ? R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन। यानी बिंदु P पर परिणामी आयाम विषम प्रभागों से गुजरने वाले आयामों के योग के बराबर होगा। R बराबर R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस डैश डैश। इस स्थिति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश 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 एनवे कटिबंधों के गुजरने वाली तरंगों के बिंदु P पर आयाम या बिंदु P पर तीव्रता क्रम से क्या हो बच्चों? पहले से गुजरने वाले कटिबंध से या पहले कटिबंध से गुजरने वाली जो तरंग है उसकी तीव्रता अपन मान लें बच्चों, तीव्रता मान लें क्रम से, ये आयाम ले लिए, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तीव्रता पहले के लिए मान ली मैंने, प्रथम की मानी E01, दूसरे की मान ली बच्चों E02। चलो इधर लिख देते हैं। माना कि प्रथम कटिबंध से गुजरने वाली तरंग की तीव्रता क्या है? प्रथम की अपन ने मान ली E01, द्वितीय की मान ली कितनी बच्चों? E02, तृतीय की कितनी मान ली? E03 डैश 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 अपन ने ये मान ली। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध से गुजरने वाली तरंग की तीव्रता E01, द्वितीय से गुजरने वाली तरंग की तीव्रता क्या है बच्चों? E02 है, डैश डैश डैश। स्थिति में अपन ने ये क्या मान ली? तीव्रताएं मान ली। ठीक है, तो प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता किसके बराबर होगी बच्चों? प्रेक्षण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता किसके बराबर होगी? E इक्वल टू किसके बराबर होगा? E01 प्लस E03 प्लस E05 प्लस डैश डैश, क्योंकि विषम से ही गुजरेगी तो उनके कारण अब ये किसके बराबर होगी? ये होगी KR1 स्क्वायर प्लस KR2 स्क्वायर। अपन जानते हैं तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, बुक में ये E01, E02, E03 आयाम दिए हों तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये, क्योंकि अपन ने माने हैं। मैं जनरली R या A को आयाम मानता हूँ एम्पलीट्यूड के लिए, और इंटेंसिटी के लिए मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ? E कर रहा हूँ। ठीक है, या I करते हैं। तो ये परिणामी तीव्रता क्या होगी बच्चों? E01 प्लस E03 प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन होगी। क्यों होगी? क्योंकि सम क्रमांक वाले कटिबंधों से प्रकाश कैसा है? अवरुद्ध है। अतः बिंदु P पर आयाम व तीव्रता क्या होगी? केवल समान कला वाले इनसे ही पहुंचेगी। और बिंदु P पर क्या होगी? सभी कटिबंध, इसमें सम क्रमांक वाले जॉन पट्टिका कटिबंधों से तो क्या है? प्रकाश अवरुद्ध है। यदि जॉन पट्टिका के सभी कटिबंध खुले हों
तो P पर परिणामी आयाम कितना होगा। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, इसको परिणामी आयाम अपन ने देखा कितना आया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी परिणामी आयाम आया R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस डैश डैश, और परिणामी तीव्रता क्या आई, E01 प्लस E03 प्लस E05 प्लस डैश डैश, ये आई बच्चों। इनके कारण ये KR1 स्क्वायर प्लस KR2 स्क्वायर प्लस KR3। अब क्या फर्क पड़ा इससे मैं बताऊं आपको, यदि सभी कटिबंध खुले होते तो क्या होता, उस स्थिति में परिणामी आयाम क्या होता, यदि सभी कटिबंध खुले होते तो R1 के कारण भी पहुंचता, आयाम R1 भी पहुंचता, R2 भी पहुंचता, R3 भी पहुंचता, R4 भी पहुंचता। तो उस स्थिति में परिणामी आयाम क्या होता बच्चों, R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 माइनस R6 जैसे ये होता। और उनके कारण मैंने आपको जब अर्धावर्ती कटिबंध बताया तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि R1 को R1/2 प्लस R1/2 लिख सकते हैं, R3 को R3/2 प्लस R3/2 लिख सकते हैं, R3/2 लगभग बराबर R1/2 प्लस R4/2 के लिख सकते हैं। उससे वो क्रॉस होते गए बीच वाले, और लास्ट में क्या बचा था अपना परिणामी आयाम, एक तो लास्ट वाले टर्म बची थी तो वो तो बहुत नेग्लेबल थी, उसमें माइनस या प्लस आएगा वो n के ऊपर डिपेंड था। और ये परिणामी आयाम किसके लगभग जब सभी खुले थे तो ये बचा था R1/2 के। परिणामी आयाम जब सभी कटिबंध खुले थे तो परिणामी आयाम किसके बराबर बचा था, R1/2 के। और इससे जो तीव्रता निकल रही थी E बराबर कितनी निकल रही थी, KR1²/4 के, इतनी तीव्रता निकल रही थी। जबकि यहाँ पर तीव्रता KR1² यानी पहले जो था उसका 4 गुना तो इसमें मिल गया, KR3² प्लस KR5² डैश डैश डैश, यानी इसकी तुलना में तीव्रता क्या हो गई बच्चों, अपन ने जब क्या बना दिया, जॉन पट्टिका बना दी, सभी को खुला नहीं रखा, केवल सम वालों को क्या कर दिया बंद और विषम वालों को खुला रखा। उस स्थिति में क्या हुआ बच्चों कि जो जब सभी कटिबंध खुले थे उसकी तुलना में इस जॉन पट्टिका से क्या हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, तीव्रता निर्गत हो रही है, तीव्रता वहाँ प्रेक्षण बिंदु P पर पहुँच रही है। जबकि यदि सभी खुले होते तो केवल इतनी ही तीव्रता वहाँ पहुँचती, क्योंकि जो परिणामी आयाम था सभी के कारण वो R1 लगभग R1/2 के बराबर था, जिसके कारण तीव्रता KR1/4 के बराबर पहुँच रही थी। अब यहाँ पर अपन ने जब क्या किया, सम कटिबंधों वाले इसको रोक दिया, इससे गुजरने वाले प्रकाश को, सम कटिबंधों से गुजरने वाले प्रकाश को जब रोक दिया, केवल विषम वाले से पहुँचे, तो इस स्थिति में आयाम कितना हो गया, R1 प्लस R3 प्लस R5 डैश डैश डैश, और तीव्रता इस स्थिति में KR1² प्लस KR3² प्लस KR5² के लगभग बराबर हो गई बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो पहले तीव्रता थी बिंदु P पर जब सभी कटिबंधों से प्रकाश पहुंच रहा था इतना, उसकी तुलना में 4 गुनी तो इस पहले ही आयाम से पहुंच गई, फिर तीसरे से 5वें से, यानी इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा तीव्रता पहुंच गई। यानी जो प्रेक्षण बिंदु P जब सभी खुले थे तो बहुत कम, केवल KR1²/4 तीव्रता से चमक रहा था, आज ये इसकी तुलना, यानी जब ये खुले हैं उस स्थिति में ये इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक तीव्रता KR1² प्लस KR3² प्लस KR5² डैश डैश डैश, यानी इसकी तुलना में, पहले की तुलना में जब मैंने क्या किया, सम अर्धावर्ती कटिबंधों से प्रकाश रोक दिया या धन जॉन पट्टिका लगा दी तो तीव्रता का मान बहुत बढ़ गया। यदि विषम लगा देते तो उस स्थिति में भी बढ़ता, विषम को रोक देते, सम से पहुंचता है, ऋण जॉन पट्टिका लगा देते तब भी सब यही होता, ये R1 R3 R5 की जगह क्या हो जाता, R2 R4 R6 हो जाता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। धन जॉन पट्टिका की जगह अपन ऋण जॉन पट्टिका लगा देते तो उस स्थिति में भी इसका क्या बढ़ जाता बच्चों, ब्राइटनेस बढ़ जाती, तीव्रता बढ़ जाती। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि जब सभी कटिबंध खुले थे तो बिंदु P पर परिणामी आयाम केवल R1/2 था, इसके कारण तीव्रता केवल KR1²/4 थी।
अतः यदि एकांतर क्रम के कटिबंधों को अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी जॉन पट्टिका बना दी जाए, तो बिंदु P पर क्या होगा, बहुत अधिक आयाम पहुंचेगा। आयाम उस स्थिति में क्या होगा, E0 1/2 की तुलना में बहुत ज़्यादा पहुंचेगा और तीव्रता भी उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा पहुंचेगी। इस कारण बिंदु P को स्रोत S का क्या कहते हैं, बहुत अधिक तीव्रता और बहुत अधिक आयाम बिंदु P पर पहुंचने के कारण बिंदु P को, कौन सा बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु P को स्रोत बिंदु S का क्या कहा जाता है, प्रेक्षण बिंदु P को स्रोत बिंदु S का क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं प्रेक्षण बिंदु P को स्रोत S का प्रतिबिंब, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थिति में प्लेट लगाने पर, जॉन पट्टिका लगाने पर इसकी तीव्रता क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो ये अपन ने नहीं लगाई थी, सभी से पहुंच रहा था, उस स्थिति में उसकी तुलना में बहुत कम तीव्रता थी, जबकि प्लेट या जॉन पट्टिका लगाने पर तीव्रता प्रेक्षण बिंदु की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये स्रोत S का प्रतिबिंब की तरह दिखाई देता है। इसलिए इसको प्रेक्षण बिंदु P को स्रोत S का क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको जो बताया था, ये अगर मैंने n और पहले और nv के मध्य पथांतर निकाला तो उससे n λ/2 आया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये Rn² n आया f का मान। बुक में आप देखोगे कई बुक में क्या कर रखा है कि nवे और n-1 के लिए निकाला तो वो λ/2 था, वहाँ n नहीं था, तो ये Rn² आया। ठीक है, एक ही बात है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। ये एफ फोकस दूरी से, या अपन इसको किस से कंपेयर कर रहे हैं, इसको अपन का उत्तल लेंस के समीकरण से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा क्या बच्चों, ये था आपका जॉन पट्टिका का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉन प्लेट। आज की क्लास के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। और इसका जो नेक्स्ट जॉन पट्टिका के बाद इसमें है, जॉन पट्टिका की उत्तल लेंस से तुलना करेंगे और फिर कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन, कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका यानी फेज रिवर्सल जॉन प्लेट, उसे अगली क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।